हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ एडू पाठशाला। आज के वीडियो में हम देखेंगे होम लोन और होम लोन के इंटरेस्ट के बारे में कि कैसे आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास कहीं से लमसम पेमेंट आती है तो क्या आपको अपने होम लोन के अगेंस्ट उसको यूज करना चाहिए या वो पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आपको रिटर्न आ सके। 5 क्या ऐसे तरीके हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए होम लोन लेने से पहले, और अगर आपने कोई होम लोन लिया है आप अपने होम लोन को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। To watch our latest videos, click on the subscribe button and press the bell icon. चलिए कुछ नया सीखें। तो सबसे पहले नजर डालते हैं कि घर एक एसेट है या लाइबिलिटी है। अब जब भी हम घर में पैसा डालते हैं, जब भी हम एक घर खरीदते हैं तो लोग कहते हैं आपने एक एसेट में इन्वेस्ट किया है, लेकिन क्या वो एसेट आपका फर्स्ट डे पे बन गया है? तो इसके लिए हम एक डेफिनेशन पे नजर डालेंगे कि एसेट वो चीज होती है जो आपकी पॉकेट में पैसा डाले। अगर आपके पास पॉकेट में पैसा बाहर से आ रहा है, आपके पास उससे कुछ इनकम हो रही है, कुछ सेविंग हो रही है, तो उसे हम एसेट बोलेंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें लाइबिलिटी की, अगर आप कुछ दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ आपकी जेब में कुछ आने के, तो उसे हम लाइबिलिटी कहेंगे। तो जब आप घर खरीदते हैं और अगर आपने घर के अगेंस्ट होम लोन लिया है तो आपकी जो पेमेंट होती है वो 10, 15, 20% होती है जो आप डाउन पेमेंट करते हैं, और बाकी सारा पैसा जो है वो बैंक ने दिया होता है। तो उस टाइम पे अगर आप ओनरशिप की बात करें तो एक्चुअल ओनरशिप आपकी सिर्फ उतने ही अमाउंट की है, उतने ही परसेंट की है जितना आपने लोन का अमाउंट दिया हुआ है। बाकी की सारी ओनरशिप बैंक की है। जब तक आप पूरा लोन पे नहीं कर देते हैं वो एसेट आपका नहीं बना है। ऑन द अदर हैंड आप उसके लिए ईएमआई पे कर रहे हैं, आप उसके लिए प्री ईएमआई पे कर रहे हो सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी और घर में रह रहे हैं और उसका या तो किराया दे रहे हैं या उसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं और इस घर के लिए आपको पैसा या ईएमआई देना पड़ रहा है। उस केस में भी ये एक आपकी लाइबिलिटी है क्योंकि आपकी जेब से पैसा जा रहा है, आपके पैसा नहीं आ रहा है। एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि आप अभी किराए के घर पे रह रहे हैं जिसका किराया है 20,000 रुपए और आपने जो अपना घर लिया है उसकी ईएमआई है 40,000 रुपए। तो जो आप सेव भी करेंगे, आप 20,000 रुपए सेव करेंगे, लेकिन नेट आपकी जेब से 20,000 रुपए अभी जा रहा है, तो ये करंटली लाइबिलिटी ही रहेगी। जब आप पूरा लोन पे कर देंगे तो आपकी जेब से कुछ नहीं जा रहा होगा, प्लस आप 20,000 रुपए जो आपने कहीं पे किराए पे देने थे वो आपके सेव हो रहे होते। इस केस में आपकी लाइबिलिटी एक एसेट बन जाएगी। तो नजर डालते हैं कि घर खरीदने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप जब होम लोन अप्लाई करें या एक घर खरीदने जा रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ज़रूरी है उसका पर्पस जानना कि आप घर खरीद क्यों रहे हैं। आपने ऑक्यूपेंसी के लिए खरीद रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए खरीद रहे हैं, या आप इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं। वो पर्पस क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो रखनी है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है घर खरीदने की। तो अगर हमारे पास छोटी सी फैमिली है तो वो हमारे लिए छोटा घर काफ़ी रहेगा, जिसका मतलब होगा कि आपको छोटा लोन लेना पड़ सकता है। और आपकी अगर एक बड़ी फैमिली है तो आपको उस फैमिली की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक बड़ा घर चाहिए होगा। इसके बेस पे आपको ये देखना है कि साइज क्या होगा, राइट। आपके पास वो 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK आपको चाहिए, आपको 2 BHK प्लस स्टडी में आपका काम चल जाएगा, या आपको सर्वेंट क्वार्टर भी चाहिए, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फंडिंग का, कि आपके पास इसका पैसा आएगा कहाँ से। क्या आप ये सारा का सारा पैसा खुद दे रहे हैं? तो उसके लिए आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कितना हम लोन ले सकते हैं, और ये हमें लेके जाता है 5वें फैक्टर के तरफ जो कि है अफोर्डेबिलिटी। अब हमने पहले 4 पैरामीटर से ये निकाला कि हमें इतना बड़ा घर चाहिए, इतना लोन अमाउंट लेना होगा, लेकिन क्या आप वो लोन अमाउंट को अफोर्ड कर सकते हैं? तो कितनी वो अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए, कितनी ईएमआई हमें रखनी चाहिए, इसका एक थंब रूल है। वो थंब रूल ये कहता है कि अगर आपके पास लोन्स हैं तो उन सभी लोन्स की ईएमआई मिला के 40% ऑफ योर इनकम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि लेट्स से कि अगर किसी की इनकम है 1 लाख रुपए पर मंथ की, तो जो मैक्सिमम ईएमआई की अफोर्डेबिलिटी उसके लिए है वो सिर्फ 40% ऑफ 1 लाख यानी कि 40,000 रुपीज़ है।
अब अगर उनके पास एक कार लोन है जिसकी ईएमआई 10,000 रुपये पर मंथ जा रही है और कोई पर्सनल लोन भी लिया हुआ है जिसके लिए उसकी ईएमआई 5,000 रुपये पर मंथ जा रही है, तो अगर हम इसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो होम लोन की ईएमआई जो है वो 25,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। कल अगर मैं ज़्यादा अफोर्ड कर पाऊंगा तो उसके लिए क्या ऑप्शन रह सकती हैं वो भी हम देखेंगे। तो इस तरीके से आप इस थंब रूल की मदद से ये जान सकते हैं कि आप एक्चुअली में कितनी ईएमआई का लोन लेंगे। इस थंब रूल की मदद से आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए कितनी ईएमआई अफोर्डेबल रहेगी होम लोन के लिए। अब अगर हम बात करें आगे कि किसी ने घर लिया है 60 लाख का जिसके लिए होम लोन लिया है 50 लाख रुपए का, तो उसकी एक्चुअल लैंडिंग कॉस्ट क्या पड़ेगी। अब हम घर लेते हैं 30 लाख रुपए का और हम बोलते हैं कि हमने 30 लाख का घर लिया है, लेकिन बाय द टाइम आपने उसका पूरा लोन चुकाया है, आपको एक्चुअली में क्या वो घर 30 लाख का ही पड़ा है, क्या रहती है उसकी वैल्यू, इसको सिर्फ भगवान जानता है। जब तक आप नहीं उसको पूरा पे ऑफ कर देते हो उसके अंदर वेरिएशन रह सकती है, लेकिन एक्चुअल आपके घर की कॉस्ट क्या रहेगी ये आपको तभी पता लग पाएगा जब आपने पूरा का पूरा लोन रीपे कर दिया होगा। तो जल्दी से जल्दी अगर हम लोन रीपे करेंगे तो हमें जल्दी से जल्दी पता लगेगा कि ट्रू वैल्यू ऑफ आवर होम क्या थी। तो हम नज़र डालते हैं एक होम लोन पे जो 50 लाख रुपए का लोन है, जो कि हमने 7, 8, 9% के मदद से अलग अलग ईयर्स के लिए लिया है। वो हमने 10 साल के लिए कैलकुलेट किया है, उस पर क्या प्रिंसिपल लगता है, उसको 15 साल के लिए और 20 साल के लिए। तो 3 डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए और 3 डिफरेंट इंटरेस्ट रेट से हमने ये देखने की कोशिश करते हैं कि उससे आपकी ईएमआई पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप सबसे पहले नज़र डालें इसके ऊपर कि अगर आपने 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है 10 साल के लिए, तो आप जो टोटल आपने होम लोन लिया है वो 50 लाख का, आपको टोटल पड़ेगा 69,66,510 रुपये का। इतना आपको टोटल पैसा आप देंगे 10 साल के अंदर। तो आपकी जो ट्रू कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होगी इस घर की वो होगी 69,66,000 प्लस जो आपने डाउन पेमेंट 10 लाख की कर रखी है ये आपकी होगी। अगर यही 50 लाख का लोन आप 7% पे 10 साल की जगह 20 साल के लिए लेते तो वही अमाउंट जो है वो आपका बन जाता 93 लाख रुपए, और प्लस आपने 10 लाख दिया था तो आपको जो 60 लाख का घर है वो 1,03,00,000 का पड़ता। सिर्फ ड्यूरेशन बढ़ाने से अगर आपने वो 20 साल का ले रखा है तो 1,03,00,000 का पड़ा, और अगर आपने उसको 10 साल के लिए लिया है तो वो 89 लाख का आपको पड़ा। तो आप देख सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है ड्यूरेशन चेंज करने से। इसलिए हमें जितनी कम ड्यूरेशन हो उतने का लोन लेना चाहिए। ये मत देखिए कि मैं 20 साल के लिए लोन देता हूँ तो मेरे को ईएमआई जो है कम पड़ती है, लेकिन आप एक्चुअली में कितनी बड़ी कॉस्ट उसके लिए देते हैं वो थोड़ा ध्यान में रखिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतना छोटा सा सिर्फ अमाउंट है जो आप इंटरेस्ट का दे रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ जाते हैं तो बहुत बड़ा अमाउंट है जो इंटरेस्ट का दे रहे हैं। और दूसरा, अगर हम नज़र डालें कि आपने इसी लोन को 7% की जगह पे 20 साल के लिए आपने 9% पे लिया होता तो यही टोटल लोन आपको 1,07,00,000 रुपए पे करने पे मजबूर करता, प्लस 10 लाख आपने पेमेंट करी है तो आपको टोटल 1,17,00,000 रुपए देने पड़ते एक 60 लाख के घर पे जिसके लिए आपने 50 लाख का लोन लिया है। इसको हम एक और एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप घर लेते हैं जिसके अंदर आप कम ड्यूरेशन का लोन लेते हैं तो उसमें जो आपका प्रिंसिपल है वो मोर और लेस फर्स्ट डे से ही काफ़ी बड़ा अमाउंट जाना शुरू कर देता है। जबकि दूसरे केस में अगर हम बात करें तो आपका मेजर पोर्शन ऑफ ईएमआई जो शुरू के सालों में जाती है, इस एग्जाम्पल में करीबन 12 से 13 साल तक जो जा रही है वो मेजर पोर्शन आपकी इंटरेस्ट के लिए जा रही है। मतलब आपका प्रिंसिपल वहीं का वहीं खड़ा है, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जबकि जो पैसा आप दे रहे हो ईएमआई का साल दर साल वो 12-13 साल तक मेनली सिर्फ इंटरेस्ट को कम कर रहा है, प्रिंसिपल को कम नहीं कर रहा है। तो क्या आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब किया है? अगर नहीं तो नीचे एक थम्स अप पे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि आपका नोटिफिकेशन आए जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जहां हम जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप
टेंशन फ्री ईएमआई ले सकते हैं, कैसे आप ईएमआई को मैनेज करें लेकिन आपको कोई टेंशन ना आए। तो सबसे पहले टिप जो उसके लिए है वो है कि आप अपने आप को ओवरबर्डन मत कीजिए जब भी आप कोई होम लोन ले रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी आप अगर आपकी रिक्वायरमेंट लेट से छोटी फैमिली की है, तो क्या आपको एक 3 BHK चाहिए या 2 BHK प्लस स्टडी में आपका काम चल जाएगा, इस पर ज़रूर गौर कीजिए। बिकॉज जितना ज़्यादा आप होम लोन का अमाउंट लेंगे उतनी ही बड़ी उसकी ईएमआई होगी, जैसा अभी हमने देखा। दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग जो हैं वो 3 BHK या 4 BHK लेते हैं कि मेरी फैमिली आज छोटी है लेकिन कल को बड़ी होगी, मेरी रिक्वायरमेंट्स बड़ी है, और उस केस में वो अपने ईएमआई के बर्डन के अंडर दबना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनकम की ग्रोथ कभी कभार उतनी नहीं होती जितनी ईएमआई बड़ी ली थी, और उसके कारण में जो फ्यूचर हमने सोचा होता है कि फ्यूचर में हम इसको मैनेज कर लेंगे, वो मैनेज नहीं हो पाता है। तो ये बात ज़रूर सोचिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और अपने आप को ओवरबर्डन करने की कोशिश ना कीजिए। सेकेंडली, आप समझिए कि बैंक काम कैसे करता है। बैंक आपसे पैसा लेता है, आपके जैसे बाकी लोगों से पैसा लेता है सेविंग्स का 6% पे, 7% पे, 4% पे, और वो बैंक जो है वो 8%, 9%, 10% पे लेंड करता है। ये बैंक की सिंपल फंक्शनिंग रहती है। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि कई बार लोग क्या करते हैं, वो पैसा बैंक से लेते हैं 8-9% पे होम लोन के लिए, और दूसरी तरफ बैंक में पैसा डाल रहे हैं एफडीज के अंदर, जिस पे उनको मिल रहा है 6% का ब्याज। अब ये कहीं से भी समझदारी का काम नहीं है। अगर आपके पास एक इमरजेंसी कॉर्पस बना हुआ है, तो उसके अलावा आपके पास अगर कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आ रहा है तो उसको आप बैंक में एज एन एफडी या सेविंग्स में मत रखिए, बिकॉज वो आइडल पैसा आपको कुछ भी रिटर्न नहीं दे रहा है। उसको आप यूज़ कीजिए इसकी प्रीपेमेंट के, जिसको हम अभी शॉर्टली कवर करेंगे। मैंने कुछ वीडियो भी इस पे बनाए हैं कि आप ल्योर इनटू ना हो, जैसे कि आप टैक्स सेविंग के लिए अगर एक बहुत बड़ी ईएमआई वाली इन्वेस्टमेंट प्लान में डालते हैं जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्लान है, तो वो आपके लिए हो सकता है एक सही इंस्ट्रूमेंट ना हो। उसको इवेल्यूएट कीजिए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली अब उस रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें इन्वेस्ट करें। सेकेंडली, ये देखें कि आपको जो अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है वो कैसी करनी है। उसके बारे में भी, इन्फ्लेशन के बारे में मैंने एक वीडियो में समझाया है, उसको ज़रूर देखें ताकि आपको पता हो कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ करंट थिंग्स क्या है और आप उसके हिसाब से कैसे राइट डिसीजन ले सकते हैं। तीसरी बात मैं करूँगा, आप कैसे इंटरेस्ट सेव कर सकते हैं, बाय चेंजिंग योर होम लोन प्रोवाइडर। तो आपने एक बैंक से, लेट से आपने बैंक ABC से लोन ले रखा है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीज़ें चेंज कर सकती हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, बैंक्स अपने होम लोन के रेट चेंज करते हैं, और हर बैंक इस फिराक में रहता है कि मैं एक कस्टमर बनाऊं। होम लोन एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट रहती है, तो उनको पता है कि जब अगर मेरे पास ये कस्टमर आया तो मैं इसके साथ रिलेशन बना के और भी जगह मैं कमा सकता हूं सिवाय होम लोन के। तो इसलिए बैंक्स बहुत अग्रेसिव रहते हैं होम लोन के कस्टमर्स को शिफ्ट करने में अपनी तरफ। आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आप अपने ही बैंक से रीनेगोशिएट कर सकते हैं होम लोन के रेट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि अगर कम हो गया है तो क्या आपका बैंक रेडी है उसको कम करने के लिए। या आप देख सकते हैं कि आप अपना होम लोन लेके किसी दूसरे लोन प्रोवाइडर के पास चले जाइए। ऑलवेज बी ऑन द लुकआउट कि कहीं पे मार्केट में अच्छा होम लोन का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है जहां आप जंप करना चाहेंगे। अगर हम बात करें चौथी टिप की, तो चौथी टिप ये है कि आपको इस होम लोन को बना लेना है अपनी नंबर 1 प्रायोरिटी ओवर द ईयर्स पे करने के लिए। आपको और कोई बड़े खर्चे नहीं करने हैं। अगर आपके पास पैसे आते हैं तो वो यहीं जाने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट लक्ष्य आपका आने वाले सालों में होना चाहिए इस होम लोन की रीपेमेंट। जितनी जल्दी आप इस लायबिलिटी को एसेट में कन्वर्ट करेंगे, उतनी जल्दी ही आप एक शांतिपूर्वक नींद ले पाएंगे, आप एक रिलैक्स ज़िंदगी जी पाएंगे। जो लास्ट टिप हमारी है और जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि बुलेट पेमेंट कीजिए। आप अपने लोन को प्रीपे कीजिए बुलेट पेमेंट से। हो सकता है आपके पास इनकम में इजाफा हो रहा हो, आपकी सैलरी बढ़ रही हो सकता है आपके बिजनेस के अंदर आपको प्रॉफिट मिल रहा हो, आपको कहीं बोनस से पैसा आ रहा है, या हो सकता है आपकी कोई लॉटरी लग गई है। इन सभी केसेस में आप उस पैसे को यूज़ कीजिए अपने होम लोन की प्रीपेमेंट में।
अब हम एक एग्जांपल से देखने की कोशिश करते हैं कि क्यों वो होम लोन की प्रीपेमेंट जो है वो फ़ायदेमंद है और कैसे वो आपका बर्डन रिड्यूस कर सकती है। तो अगर हम नज़र डालें अब एक होम लोन पे जो कि हमने 50 लाख का होम लोन लिया है 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और 20 साल के लिए लिया है, तो अगर हम उसके अंदर कोई प्रीपेमेंट नहीं करते, उसको नॉर्मल कोर्स में चलाते हैं, तो वो कुछ इस तरीके से लगेगा कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देंगे और इस तरीके से वो होम लोन ख़त्म होगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर एक चेंज करते हैं, वो ये कि हर साल के एंड में आप इसमें कुछ बुलेट पेमेंट करते हैं 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की। लेट्स से कि आपने साल में कुछ पैसा बचाया और उस पैसे को आपने कहीं और डालने की बजाय आपने अपने होम लोन की प्रीपेमेंट में दिया। तो अगर आप हर साल के एंड में सिर्फ 1-1 लाख रुपए डालना शुरू करते हैं, तो ये जो 20 लाख रुपए का होम लोन है, ये आप 14वें साल में ख़त्म कर सकते हैं। आप 6 साल की EMI बचा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए आप एट द एंड ऑफ द ईयर डाल के। तो ये एग्जांपल है 50 लाख के लोन पे। अगर आपका लोन का अमाउंट ज़्यादा है तो उस हिसाब से आप उसको चेंज कर सकते हैं, कम है तो उसके हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप 1 लाख रुपए दें। अगर आपके पास 2 लाख रुपए बचते हैं तो आप 2 लाख डालें, किसी साल 50,000 बचते हैं तो 50,000 डालें। लेकिन जितना भी अमाउंट आपके पास बचता है उसको इस लोन की रीपेमेंट में यूज़ करें ताकि आपकी लोन की लायबिलिटी है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो पाए। तो इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी प्रायोरिटी, टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए इस लोन को रीपे करने की। अगर आप इसकी रीपेमेंट करते हैं इस तरीके से तो आप 3 लाख रुपए बचा लेते हैं। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो ये है कि 6 साल पहले आप ऋण मुक्त हो जाते हैं, आप डेट फ्री हो जाते हैं और आप एक सुकून की ज़िंदगी बिता सकते हैं। ध्यान रखिए, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न। जो पैसा आप यहाँ बचा रहे हैं वो आपकी अर्निंग है जिसको आप अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट में, फ्यूचर प्लान में डाल सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बोनस टिप भी दूंगा कि आप कैसे अपना इंटरेस्ट बचा सकते हैं जब आप एक होम लोन ले रहे हैं। आप मार्केट में जब होम लोन लेने जाते हैं तो टिपिकली 2 तरीके के अकाउंट एग्जिस्ट करते हैं। एक अकाउंट तो वो होता है जहाँ पे आपने जब लोन ले लिया तो आपका जो लोन अमाउंट है वो फिक्स्ड रहता है और जैसे जैसे आप पे करते रहते हैं वो कम होता रहता है। तो अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है, जैसे जैसे आप उसको पे करते जाएंगे वो 50 लाख पे आपका प्रिंसिपल कम होता जाएगा। एक और तरीके का लोन अकाउंट जो है वो मार्केट में एग्जिस्ट करता है जो ओवरड्राफ्ट टाइप अकाउंट में डील करता है। उसमें क्या होता है कि आपने लेट से 50 लाख रुपए का आपने लोन ले रखा है, आपका 50 लाख के ऊपर EMI आ रही है, पर आपके पास कहीं से 5 लाख रुपए आते हैं। अब वो 5 लाख रुपए आप प्री पेमेंट के लिए यूज़ नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हो सकता है वो 5 लाख रुपए की ज़रूरत आपको कहीं और पड़ जाए। आप उस 5 लाख को अगर इस अकाउंट में डालते हैं तो नेक्स्ट मंथ से जो आपकी EMI लगेगी वो 45 लाख पे लगेगी, 50 लाख पे नहीं लगेगी। इस 5 लाख रुपए के लिए आपको जो है कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर आपने इसको सेविंग्स में डाला होता तो आपको 3-3.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता, लेकिन आप यहाँ पे डाल रहे हैं तो आपका 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सेव हो रहा है। तो नेट आपको 5-5.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट का आपको फायदा हो रहा है। तो मार्केट में ये ज़रूर चेक करें कि कितने तरीके के होम लोन्स हैं, कितने तरीके के अकाउंट चल रहे हैं, क्या बेस्ट रहेगा, किसकी प्रोसेसिंग फीस कितनी है, और इन सब बातों को ध्यान देके आप ये देखिए कि क्या आपके लिए बेस्ट होम लोन उसका इंटरेस्ट रहेगा। और कोशिश करिए अपने होम लोन को जल्द से जल्द ख़त्म करने की ताकि आप एक सुकून भरी ज़िंदगी जी सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके एक्सपीरियंस। अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में डालिए। इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कमाते रहें, बचाते रहें और पैसे बढ़ाते रहें। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।